या सो आई थिंक कि आप लोगों ने 11th 12th में प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ी होगी या स्टैटिस्टिक्स भी वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड वगैरह फाइंड आउट करने में आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी कहीं पे। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, और जो भी आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लर्निंग की जरूरत है वो सिर्फ रिग्रेशन मॉडल कोरिलेशन वगैरह में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। एल्स जस्ट ये आप एक समझना कि ब्रशअप हो रहा है जो हमने 11th 12th में पढ़ा है उनके ऊपर, एंड जो क्वेश्चंस आए हैं गेट के ऊपर वो मैं डिस्कस करते रहूंगा। सो सबसे पहली बात है कि सर स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स सिंपली। तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है स्टैट है ना, तो हम लोग बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने की बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उससे कुछ इंटरप्रिटेशन लेते हैं एंड उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट किस लिए करना होता है, ताकि हम उससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं उसका हम यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि सपोज मुझे कुछ ये रिलेट करना है कि किसी कंपनी में एज वर्सेस एज वर्सेस है ना, एज है और एज वर्सेस उसका सैलरी में क्या कोई रिलेशन है ना। तो हम कोरिलेशन का हेल्प लेंगे कि एज एक वेरिएबल ले लेंगे, सैलरी अनदर वेरिएबल ले लेंगे, इन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे एंड उससे एनालाइज करेंगे यस देयर इज सम रिलेशन और नॉट, है ना, इसके बीच में कोई रिलेशन है ये। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह सब कुछ उसमें आता है, लेकिन सर हमारे गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल there are some measurement. First measurement is measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी इट मीन डेटा के सेंट्रल पार्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट मेजरमेंट है दैट इज द मीन वैल्यू, दैट इज एरिथमेटिक मीन। जो एवरेज बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं हम लोग, सब कुछ सेम है। एवरेज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, है ना। तो एक्सपेक्टेशन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, मीन वैल्यूज निकालना हो, तो ये वैल्यूज कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपली हम डिनोट करते हैं एक्स बार से या फिर म्यू से। अगर डेटा हमारे पास डिस्क्रीट डेटा बहुत सारे दिए हुए हैं, उन सारे डेटा को मैं सम कर लूंगा। ऑब्जर्व कीजिए 1 2 अप टू एन, इट मीन देयर आर एन सैंपल्स, सो डिवाइडेड बाई एन, सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स। जितने सैंपल्स होंगे हम उनसे डिवाइड कर लेंगे, दैट विल गिव द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। सो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। marks of 10 students are given below. 120, 130, 140, x, 140 minus 2x, 130 plus x, 140 plus 2x, 160, 180. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 200. These are the marks of 10 students. If the average value of marks, yeah, I'm not visible just because light is not there. बेंगलुरु है मेरे भाई, यहाँ कभी भी लाइट जाता है। If the average value of marks is equal to 150, find x. Find x. x फाइंड आउट करके बताइए क्या आएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। मार्क्स दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू ऑफ मार्क्स इज 150, ये 150 है, एन की वैल्यू 10 है, मुझे सम ऑफ द मार्क्स करने हैं, इन सभी को ऐड करना है ना, इन सभी को ऐड करना है। मुझे इसमें जो x मिसिंग है उस x को फाइंड आउट करनी है।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये n इस मीन वैल्यू के साथ मल्टीपल में जाएगा। मीन वैल्यू 150 है और n की वैल्यू 10 है, तो डेट विल बिकम 1500 इज इक्वल टू, मुझे इन सभी को ऐड करना है सर। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, x प्लस x डेट इज 2x, प्लस जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबको ऐड करना है। 120 प्लस 130, 120 प्लस 130 हो गया, आ गया आपका आंसर। सो आपने बताया x की वैल्यू 80 आ रही है, कैलकुलेशन कर लो, सबकी आंसर आ जानी चाहिए, x की वैल्यू 80। क्लियर हुआ सबको? जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे लिख लेना, आंसर ले आना, ठीक है। कुछ ज्यादा इन सब चीजों में कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इन पे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। नाउ लेट्स फाइंड मीडियन। प्रोबेबिलिटी में मैंने इन सब चीजों पे डिस्कस कर लिया था कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दिए हुए डेटा को मुझे अरेंज करना हो, किसमें, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम कोशिश करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही फॉलो करें, क्योंकि नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैल्यूज इंक्रीज करते जाते हैं, तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करते हैं। सो मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा होता है, जो मिडिल वैल्यू होगी वो डेटा होगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं रैंडमली यहाँ पर कुछ डेटा रखता हूँ, जैसे 2 3 6 4। इज दिस डेटा सॉर्टेड? क्या ये अरेंज डेटा है? क्या ये अरेंज डेटा है? नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, सो 2 3 4 6। अगर मुझे इसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन होगा इसकी मिडिल वैल्यू। तो सर मिडिल वैल्यू कहाँ है यहाँ पे? एक डेटा आप इधर से ले लो, एक डेटा इधर से ले लो, तो सर मिडिल में तो दो दो बच रहे हैं, तो क्या ये दोनों मीडियन होंगे? नहीं, मीडियन इनकी एवरेज वैल्यू होगी। मीडियन इनकी एवरेज वैल्यू होगी। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 डेट विल बी दी 3.5। तो 3.5 जो होगा इसका मीडियन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, 2 3 6 4 5, स्टिल डेटा इज नॉट अरेंज्ड। पहले मुझे अरेंज करना है डेटा को। 2 3 4 5 6, हाफ ऑफ द डेटा इस साइड से, हाफ ऑफ द डेटा इस साइड से, मिडिल में एक वैल्यू बची हुई है, मैं मीडियन इसको 4 बोल दूंगा। median is equal to 4। So concept you have learned now। Now try to find out the median of this data। ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मीडियन फाइंड आउट करो, पहले डेटा को सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद मुझे मीडियन बताओ, मीडियन कितना आएगा। सबसे छोटी वाली वैल्यू मुझे 14 दिख रही है, उसके बाद 35, 35 से बड़ी वैल्यू 45, 45 से बड़ी वैल्यू 55, अगेन 55, देन 56, अगेन 56, then 56 after that 65, again 65 after 65, 87, 89 and 92, 89 87 92। सो मिडिल वैल्यूज कितने सैंपल्स है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 दिस साइड लेते हैं तो 1 2 3 4 दिस साइड, 5 दिस साइड, 5 दिस साइड, देर इज सम मिडिल वैल्यू, है ना? तो ये क्या हो जाएगा अपना मीडियन हो जाएगा। जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो डेटा को सॉर्ट करने में हो रहा है, एल्सा हमारे पास कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं है। सो मीडियन इज 56। ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं और आपको सॉल्व करना है। सिविल इंजीनियरिंग 2016 का क्वेश्चन है, कोई भी गलती नहीं करेगा। दे आर सेइंग दैट स्पॉट स्पीड्स ऑब्जर्व एट रोड सेक्शंस आर गिवन बिलो। ये स्पीड दिया हुआ है, हमसे पूछा गया मीडियन स्पीड कितना है, बताइए। 66, 62, 45, 79, 32, 51, 56, 60, 53, 49। डेटा को अरेंज करो और बताओ फाइनली मीडियन कितने हैं। सब कोई ट्राई करो भाई आंसर देने का। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 32, आफ्टर दैट
45, after that 49, then 51, then 53, then 56, then 60, then 62, then 66, then 79. 62, 66, 79, 60. Yeah. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So in the middle there are two values. या सो मिडिल में दो वैल्यूज हैं, तो आप चेक कीजिए क्या करना है मुझे। सर 53 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2। 53 plus 56 is 109, so 109 divided by 2, 54.5, that will give the median, वो median देगा, है ना। So 54.5 is the correct answer for this question. क्लियर हुआ सबको? Yes. Now measure of central tendency में थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मॉड। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मॉड। मॉड वो होता है जो हाईएस्ट टाइम ऑकर होता है, हाईएस्ट टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि एक हिस्टोग्राम बनाओ या फिर बार चार्ट बनाओ, ठीक है। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स रख दूं और आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो व्हाट इज द मॉड ऑफ एक्स। या पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम दोनों में यूज में हो जाता है। सो मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे 30 है, देन 31, 32, 33, 34, 35, या 35 और 36, इट्स 36, इट्स 36। This is 30, then blank one is 31, then 32, 33, 34, 35, 36. Yeah, so mod is 36 because this is having the peak value. Yeah, सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे मिल रहा है, so that will give the mod. So जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, हम उसे ही mod बोला करेंगे। अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछा गया था मॉड से रिलेटेड 2017 में। सो सेकेंड पेपर का ये क्वेश्चन था। देयर इज 15 सैंपल ऑफ डेटा, 15 सैंपल ऑफ डेटा दिया हुआ है। पूछा गया व्हाट इज द मॉड, व्हाट इज द मॉड। सो सबसे ज्यादा टाइम जो रिपीट कर रहा होगा हम उसे मॉड बोलेंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चंस को अटैक करना आना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है। सर 4 हो सकता है क्या आंसर, इसमें 4 कितनी टाइम है। सर 4 है ही नहीं इसमें, 0 टाइम है। 13 कितनी टाइम है। सर 13 1 टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है। 17 कितनी टाइम है, 1 2 3 4, 17 4 टाइम है। 20 कितनी टाइम है। सर 20 इस डेटा में कहीं है कि 1 टाइम है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 17 की मिल रही है। ऑप्शन से मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, मैंने चेक नहीं किया कि कौन सी वैल्यूज कितनी बार है। जो डेटा दिया हुआ है मैं उनकी फ्रीक्वेंसी देख लूं बस, उतने से ही तो मतलब है, क्योंकि इन्हीं में से तो कोई एक मॉड है। सर इनकी फ्रीक्वेंसी 0, इनकी 1, इनकी 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया। 17 की फ्रीक्वेंसी 4 है, फाइनल आंसर इज 4। Else just make a table, write out x value, write out frequency, its frequency, start with 17, I'm writing here 17. So 1 2 3 4. So this type of question also asked in SSC JEE exam sometime, yeah sometime वहां पे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज 18। सर 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2। नेक्स्ट टर्म इज 13, 13 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। नेक्स्ट टर्म इज 5, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 2। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 8 9 20। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। मैंने सारे डेटा को यहाँ पे लिस्ट कर दिया, ये सारे 1 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 4 मिल रही है जो कि 17 के ऐसे। इस तरीके से लिखकर टाइम कंज्यूम करूँ, उससे अच्छा मैं एक एक जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि इन्हीं में से तो कोई एक मॉड है। उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लूँ, कंपेयर कर लूँ और मैं आंसर दे दूँ। तो अननेसेसरी में ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है ऑप्शन के थ्रू ही चले जाओ, वो बेटर है।
हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, या कोई डाउट रहेगा अब इसमें? कुछ है नहीं भाई, ये तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बोल दूं कि काउंट करके बता दो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वो बता देंगे, है ना? ना, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। अब जैसे कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात किया था, मैंने वहां पर ये चीज बताया कि डेटा जो है, वो डेटा में सेंट्रल वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें तीन टर्म से पता चल रहा है। एक मीन, दूसरा मीडियन, एंड थर्ड वन मॉड। ये हमें ये बता रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यूज कैसी हैं। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द मेजर ऑफ स्पीड। मेजर ऑफ स्पीड क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि उस दिए हुए डेटा का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और उस सेंटर वैल्यू से दिया हुआ डेटा कितना स्प्रेड किया हुआ है। जैसे ये वाला डेटा है ना, और एक डेटा में ऐसा बना। आपको याद है ऐसा कर्व किसका होता है? किसका कर्व है ये? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है ये? कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है ये? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व में मैंने स्टैंडर्ड डिवीएशन को किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है? स्टैंडर्ड डिवीएशन को किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है? हाइट के, है ना? हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने ऐसा आपको बताया था। सर, लेट से ये वाली कर्व वन है, और दूसरी वाली जो कर्व बनी हुई है, दूसरी वाली जो कर्व बनी हुई है वो कर्व टू है। तो कर्व टू की हाइट जो है वो आपको कम दिख रही है, एंड कर्व वन की हाइट जो है वो ज्यादा दिख रही है आपको, है ना? ज्यादा दिख रही है कर्व वन की हाइट। तो सिग्मा वन और सिग्मा टू, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? सर, जिसकी हाइट कम उसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा। सो सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू। अब सिग्मा वन बड़ी वैल्यू है सिग्मा टू से। सिग्मा वन बड़ी वैल्यू है सिग्मा टू से? नहीं, वन इज लेस देन टू। ओके, देखो, ध्यान से देख लो। सर, ये जो सेकेंड वाला कर्व है उसकी हाइट कम है। सेकेंड वाला जो कर्व है उसकी हाइट कम है। अगर सेकेंड वाला का हाइट कम है तो जिसकी हाइट कम उसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा। तो सिग्मा टू इज ग्रेटर देन सिग्मा वन। ये सेकेंड वाला कर्व है और ये फर्स्ट वाला कर्व है। फर्स्ट वाले की हाइट ज्यादा है, हमने ऑब्जर्व किया हाइट वन इज ग्रेटर देन हाइट टू। हाइट वन इज ग्रेटर देन हाइट टू, सो उसका उल्टा, सिग्मा टू इज ग्रेटर देन सिग्मा वन। अब सिग्मा टू, सर, बड़ा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, क्या ये डेटा ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है? क्या सेकंड वाले का डेटा ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है? देख लो। या, है ना? तो वही हमें बताता है कि वो डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ज्यादा होगा वो डेटा ज्यादा स्प्रेड किया हुआ मिलेगा। वो डेटा ज्यादा स्प्रेड किया हुआ, वो डेटा कितना स्प्रेड किया हुआ है इसका मेजरमेंट करना है, तो मैं वेरिएंस का हेल्प लेता हूँ या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का हेल्प लेता हूँ। अब दो टाइप के वेरिएंस का फार्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन, वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन, और स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर पॉपुलेशन। आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन में रिलेशन तो पता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑलवेज हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ऐसा नहीं कि निगेटिव भी कंसीडर कर ले। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला लिखा है, और यहाँ पर मैंने उसको स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर रूट लिखा। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है पॉपुलेशन। पहले हमें ये समझनी है कि पॉपुलेशन क्या है, और फिर हम लोग समझेंगे कि सैंपल क्या होता है। सैंपल क्या होता है? सपोज मैं किसी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? किसी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और उस इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की सैलरी को मैंने नोट डाउन किया है। मैंने एक कॉलम बनाया और इस कॉलम में मैंने उन सभी की सैलरी को नोट डाउन किया। क्या मैंने कंप्लीट एम्प्लॉय की सैलरी को नोट डाउन किया है? क्या मैंने कंप्लीट एम्प्लॉय की सैलरी को नोट डाउन किया? यस। जब मैंने ऐसा किया तो मैं बोलूंगा कि सर मैं पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री के लिए मैं पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया। अब मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया, और मैंने उसमें लिखा कि मैं सिर्फ उस एम्प्लॉय की सैलरी में इंटरेस्टेड हूँ जिसकी सैलरी मोर देन 40 लाख है। मोर देन 40 लाख है। क्या मैंने कंप्लीट जितने भी एम्प्लॉय थे मैंने सभी की सैलरी वहां पे लिखूंगा?
सर सभी इंप्लॉय की सैलरी तो मोर देन 40 लाख होगी नहीं, कुछ की कम भी होगी, है ना। तो जब मैं कुछ की कम सैलरी, मतलब कुछ सैंपल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही यहाँ पे लिखा है, तो वैसे वाले केस में मैं यहाँ पर सैंपल की मैं बात करूँ, ये सैंपल की बात हुई, और यहाँ पर पॉपुलेशन की मैं बात करें, अगर दिए हुए पॉपुलेशन कंप्लीट डेटा में से मैंने कुछ पार्ट को ही सिलेक्ट किया, दैट विल बिकम सैंपल, दैट विल बिकम सैंपल। तो सैंपल में और आपको पॉपुलेशन में ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर दिए हुए डेटा से मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा को निकाल कर एनालाइज करना चाहता हूँ, इट मीन मैं सैंपल की मैं बात करूँ। ओके, अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा कि वेरिएंस जब हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे थे, तो वेरिएंस ऑफ एक्स लिख रहे थे हम लोग सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर, हम ऐसा लिख रहे थे ना, फर्स्ट मोमेंट, ये सेकेंड मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर लिख रहे थे। तो सेकेंड मोमेंट जो हम लोग लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स के टर्म में ई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पे है कि सर ये dx क्या है, व्हाट इज दिस dx। ओके, तो dx जो कहलाता है वो डेविएशन कहलाता है। डेविएशन किस में है सर, देखो वेरिएबल कौन सा हुआ x, सो डेविएशन इन x फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से उसका कितना डेविएशन हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो dx इज इक्वल टू एक्चुअली x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाएंगे, उन सभी नंबर को स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो सेकेंड मोमेंट मिल जाएगा। dx सर x माइनस एक्स बार अपॉन एन, अपॉन एन ये एवरेज वैल्यू की तरफ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन एवरेज वैल्यू एक्स बार है, एक्स माइनस एक्स बार करोगे डीएक्स मिलेगा, उसका मैंने सम किया एंड डिवाइडेड बाई एन किया, सिग्मा डीएक्स डिवाइडेड बाई एन। आपको ये चीज बताना है कि अगर मैं एग्जैक्ट मीन वैल्यू लिखकर मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट करूं, देखो बहुत सारी बुक्स में आपको वेरिएंस का ये वाला फार्मूला दिखेगा, आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी। मैं क्यों इसे इंक्लूड कर रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू इज एक्चुअली इंक्लूडिंग दिस वन। व्हाई पीपल आर गिविंग दिस वन वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये फार्मूला लिख लो और ये फार्मूला लिख लो, इन दोनों को समझना जरूरी है कि मैं इन चीजों को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ। और कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे, फार्मूला लिखा हो जाए तो बता देना। आप बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे नोट्स में आप ऑब्जर्व करोगे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन वन, यही वेरिएंस का फार्मूला दिया हुआ रहेगा। या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन रहेगा तो सिर्फ ये फार्मूला लिखा हुआ रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रूट, ये फार्मूला लिखा हुआ रहेगा, जबकि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है। लिख लिया सबने फार्मूले, फार्मूला अभी लिख लो, नोट्स बाद में मैं भेजूंगा तो उसमें करते रहना, क्योंकि अभी इसका यूज आएगा अपने को, ठीक है। सो थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को समझने के लिए, चलो मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कोई पेज तो खाली होना चाहिए, यहाँ पे खाली। सो मैं यहाँ पर एक एक्स लिखता हूँ पहले तो, एक्स की वैल्यू 2, 4, 5, 6, 8 एंड 12 है। या नाउ फाइंड द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा इसका। 41 मीन वैल्यू, 38/8, लेट मी चेक। 2 plus 4 6, 6 plus 5 11, 11 plus 6 17, 17 plus 8 25, 25 plus 2 27 plus 10 37 plus 2 39 plus 1 40,
40 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर टोटल 8 नंबर्स, देर आर टोटल 8 नंबर, सो मीन वैल्यूज कितने हो गए, 5 हो गए ना भाई, मीन वैल्यू 5 हो गए ना, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सो मीन वैल्यू इज 5। ऐसे छोटे क्वेश्चन में क्यों गलती करिए सब, 40/8 that is 5 only, sum of the number divided by number of terms. So now we are going to find out dx, dx की वैल्यू कितनी होती है सर, x माइनस एक्स बार, ये रहा x और ये रहा x बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 - 5 इज -3, 4 - 5 इज -1, 5 - 5 इट इज 0, 6 - 5 1, 8 - 5 3, 12 - 5 7, 2 - 5 -3 and 1 - 5 -4। कैन यू जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द सिग्मा dx वैल्यू, इन सबको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। सर -3 -1 -4 -4 -8 -3 -11, 7 + 3 10 + 1 11, -11 + 11 इट इज बिकमिंग 0। तो जो मैंने वेरिएंस का फार्मूला लिखा था, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n होल स्क्वायर, है ना, ये जो मैंने लिखा था, इसमें ये वाली वैल्यू तो सर सिग्मा dx की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये तो जीरो आ रही है, ये तो जीरो आ रही है निकल कर, और अगर ये जीरो निकल कर आ रही है तो इसका इंपॉर्टेंस ही क्या रह गया सर, आप इसको हटा ही दो ना। इसी रीजन से मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इस फार्मूले से ही सिग्मा डीएक्स अपॉन एन को हटा देते हैं, बोलते हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा है तो आपको इसको लिखने की जरूरत क्या है, वो क्या बोलते हैं कि फार्मूला जो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऑलवेज जीरो आएगा अगर हम एग्जैक्ट मीन वैल्यू की बात कर रहे होंगे तो। लेकिन अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मैं एक्चुअल बताता हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी dx स्क्वायर, सो dx स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, -3 का स्क्वायर 9, 1 0 1 9 49 9 एंड 60। सो व्हाट इज सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। देखो सिग्मा dx की वैल्यू ना ऑलवेज जीरो आएगी, कब, समझने की कोशिश है, x माइनस एक्स बार मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिग्मा x किया है माइनस सिग्मा x बार किया है, सिग्मा x एंड सिग्मा x बार क्या होता है सर, x बार सिग्मा x अपॉन एन होता है ना, एन होता है, तो यहाँ पर मुझे सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 से एन तक ऐड करना है, आई इज इक्वल टू 1 से एन तक ऐड करना है, एन टर्म्स को ऐड करना है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू एन टाइम्स एक्स बार हो जाएगी, तो सर ये वैल्यू हो गई एन टाइम्स एक्स बार माइनस एक्स बार को मैंने कितनी बार ऐड किया सर, एक्स बार को आपने 1 to n एन टाइम ऐड किया तो एन एक्स बार, ये आ गया जीरो, कैंसिल आउट, इट मीन सिग्मा डीएक्स की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि उसको फार्मूले में रखना है, बहुत कंफ्यूजन है ना फिर यहाँ पे, है ना, बहुत कंफ्यूजन है ना कि सर हमेशा जीरो हो रहा है तो आप रख क्यों रहे हैं। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। So this value is coming 0. Sigma dx square is how much? 94। देखो भाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं आपकी बातों पे यहाँ पे 94 लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चेंज कर लेना। 90 आ रहा है, रिकेश इज सेइंग 90, रूमना इज सेइंग 94। लेट्स चेक इट। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 10 20, सो यहाँ तक 20 है। 49 + 9 that is 58 and this is 16, how it can be 90, it is 94 actually, it is 94 actually, yeah, yeah। सो 94 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, सभी वैल्यूज को पुट कर लीजिए। n कितनी है सर, n की वैल्यू 8 है ना, सो 94 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड कर लो 11.8,
समथिंग जो भी याद है लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक डेटा दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है। वो डेटा कुछ ऐसा है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 10 to 15 वाले डेटा कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे डेटा दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, जो मीन वैल्यूज हमने पढ़े हैं वहां पे, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे फ्रीक्वेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या बनकर आएगा वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि एक्स दिया हुआ है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पर x1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 एक टर्म है, उसकी फ्रीक्वेंसी f3 है, एंड अप टू ऐसे xn तक टर्म है, उसकी फ्रीक्वेंसी fn है। ऐसे वाले केस में जब मैं सारे टर्म्स को ऐड करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि x1 को सर f1 टाइम ऐड करना होगा, x2 को f2 टाइम ऐड करना होगा, x3 को f3 टाइम ऐड करना होगा, एंड सो ऑन xn को fn टाइम ऐड करना होगा। x1 को f1 टाइम ऐड करना, जस्ट लाइक सर 2 को 3 टाइम्स ऐड करना, व्हाट इट मींस, कैन वी राइट 2 into 3। 2 को 3 टाइम्स ऐड करना, कैन वी राइट 2 into 3। यस। तो सर इसी को जो ऐड करने की आप बात कर रहे हो ना, इसी की फार्मूला जो होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसा लिख लेंगे, सिग्मा एक्स एफ, है ना। वो सारे समेशन से निकल कर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय वो टर्म्स कितनी टाइम है सर, x1 f1 टाइम है, x2 f2 टाइम से, x3 f3 टाइम से, xn fn टाइम से, टोटल कितने टाइम्स है। तो जब मैं इस कॉलम को ऐड करूंगा तो सर मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाएंगे। सो एक्स बार का फॉर्मूला ऐसा होता है जब फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा होता है। ओके, इसी चीज को मैं वहां पर यूज करने वाला हूँ। या, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमारे पास ना कुछ रैंडम डेटा दिए हुए थे, जैसे कि वहां पर लिखे हुए 11, 14, 16 एंड 21, 24, 23, ऐसे डेटा दिए हुए हैं। तो मैंने जब इस डेटा को सॉर्ट करना चाहा, क्योंकि सर ऐसे बहुत सारे अगर 1000, 2000 डेटा दिए हुए हैं ना, तो उसको सैंपल के टर्म्स में लिखना डेटा बहुत लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटरवल का यूज करते हैं। तो 10 to 15 वाले इसमें कितने डेटा है, मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया। सर 11 10 to 15 आएगा, 14 10 to 15 आएगा, तो यस 2 टाइम्स है। 15 to 20 वाले कितने डेटा है सर, 16, और कोई तो 15 to 20 नहीं है। 20 to 25 वाले कितने हैं सर, 21, 23, 24, ऑल दिस इन 3। सो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है। अब मुझे बताओ कि अगर ये वाला डेटा मैं ना देखूं तो क्या मुझे पता है कि एग्जैक्टली exactly कौन सा नंबर इसके बीच में दिया हुआ है। अगर सिर्फ ये दिया हुआ, अगर सिर्फ ये दिया हुआ हो तो क्या मुझे पता चलेगा कि कौन सा नंबर था। 10 to 15 में टू डेटा तो है, लेकिन वो कौन से डेटा है क्या ये पता है, नहीं। सर वो पता ही नहीं चलेगा ना, आपने तो सिर्फ इतना बताया कि 10 to 15 वाले दो सैंपल्स हैं अपने पास, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मुझे एग्जैक्ट डेटा पता ही नहीं। जब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो जो मुझे मीन वैल्यू मिलेगी, वो मीन वैल्यू क्या मिलेगी, वो अप्रोक्सीमेटेड मीन मिलेगी, वो अप्रोक्सीमेटेड मीन मिलेगी। और जब अप्रोक्सीमेट मीन मिलेगा तो सर सिग्मा डीएक्स की वैल्यू कैसे जीरो हो जाएगी, सिग्मा डीएक्स की वैल्यू जीरो कैसे हो जाएगी, है ना। वो जरूरी नहीं है ना कि फिर अप्रोक्सीमेटेड है, अगर एग्जैक्ट होता तब तो सर हम जीरो कर लेते, लेकिन अप्रोक्सीमेट है तो हम कैसे करेंगे। तो उसी तरीके से मैं इसी क्वेश्चंस में जो दिया हुआ क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं और मैं बोलूं कि डेटा तो दिया हुआ है बट इट्स अप्रोक्सीमेटेड मीन। इस डेटा की जगह पे जो मैंने एक्चुअली मीन फाइंड आउट किया, मैंने बोल दिया कि इट्स अप्रोक्सीमेटेड मीन इज इक्वल टू 4.9। दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड मीन। हाँ, अप्रोक्सीमेट मीन की वैल्यू 4.9 है। अब अगर आप वेरिएंस फाइंड आउट करोगे,
तो उसमें आपको सिग्मा डीएक्स का यूज आएगा, क्योंकि अगर मीन वैल्यू 4.9 है ना, तो जब आप डीएक्स फाइंड आउट करोगे तो इनका सम जीरो नहीं आने वाला, इनका सम जीरो नहीं आने वाला। और इतने टिपिकल क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, इसलिए बेफिक्र रहो कि आपको सिर्फ इस वाला पार्ट यूज करना है। लेकिन फार्मूला अगर एग्जाम्स में आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और आपको ऐसा फार्मूला दिखता है, तो आप उसको सही लेकर आएंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। यस, चलो इस पे आते हैं। देखो, मैंने आपको बताया सैंपल डेटा है ना, तो सैंपल डेटा के लिए अगर मैं सैंपल वेरिएंस की मैं बात करूं, सैंपल वेरिएंस, तो सैंपल वेरिएंस जो होता है ना, वो सैंपल वेरिएंस की वैल्यू हो जाती है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। बस ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिशियन ने यहाँ पर एन माइनस वन कंसिडर करके उसको सैंपल बोला है। तो कोई भी हेजिटेशन मत रखना, कुछ मत सोचना कि ऐसा एन माइनस वन क्यों किया। उनका जस्ट इतना ही था कंसर्न कि मैं कुछ और भी रिलेट कर सकूं डेटा को। तो उन्होंने रिलेट करना जब स्टार्ट किया कि सपोज मेरे पास बहुत सारा डेटा है, इसमें से मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, और इस छोटे से पार्ट का जब मैं वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और इन दोनों को रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देना स्टार्ट किया कि मेरे पास बहुत सारे डेटा थे, बहुत सारे डेटा थे, उसमें से मैंने कुछ स्पेसिफिक डेटा को चूज करके बनाया जो हाईएस्ट वैल्यू रखते हो। तो जो हाईएस्ट वैल्यू रख रहे हैं उनका वेरिएंस कैसा होगा, वेरिएंस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टडी बनाया और उन्होंने प्रीफर करके बताया कि जब भी सैंपल वेरिएंस की बात करेंगे, हम लोग सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन कर लेंगे, है ना। कम हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर जो वैल्यू एन माइनस वन दिया हुआ है, तो क्या उससे कम होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ तो मैंने बोला कि यहाँ पर आपको ज्यादा वैल्यू ले लेनी है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मैं ज्यादा वाले को भी एनालाइज करूँ, मैं कम वाले को भी तो एनालाइज कर सकता हूँ ना, है ना। सो स्पेसिफिक हमें ध्यान में रखना है, सैंपल वेरिएंस के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज में लाना है। ये सैंपल वेरिएंस का है, अगर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा होगा तो इसी सैंपल वेरिएंस के फार्मूले का स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। नाउ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़े मैकेनिक्स में यूज आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन का रेशियो होता है। अगर किसी क्वेश्चंस में मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन लेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिग्मा की वैल्यू 10 के इक्वल है, मीन की वैल्यू 2.5 के इक्वल है, मुझसे पूछ दिया व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मैं डायरेक्टली 10 अपॉन 2.5 करूंगा, आंसर 4 हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चंस भी गेट में पूछा जाता है। अगर मुझे ये फार्मूला पता रहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन वैल्यूज, वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। टेक्निकल में भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं इन सब चीजों का यूज, आपके ब्रांच में जहां कहीं भी यूज में आता हो आप अपने तरीके से यूज करेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2007 सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। A standard deviation of a sport vehicles in a highway is 8.8 kilometer per hour. It is standard deviation. Now mean speed, क्वेश्चन में मीन स्पीड दिया हुआ है कि मीन स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर। देखो, दो टाइप की चेंजिंग हो सकती है क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ना देकर वेरिएंस दे दिया गया, ठीक है, वेरिएंस दे दिया गया। दूसरी चेंजिंग जो आज के डेट में करने की वो उम्मीद रखता हूं मैं, वो क्या रख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो डेटा दिए हुए हैं वो 8.8 किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, और यहाँ जो दिए हुए हैं वो 33 मीटर पर सेकेंड में दिए हुए हैं। ऐसी चेंजिंग वो कर सकते हैं। जब भी हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन वैल्यू जो होगी, उन दोनों का रेशियो निकालने टाइम पे हम ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए।
दोनों की यूनिट सेम रखेंगे। अगर ये किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में रखिए, ये मीटर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में रखिए। ये क्वेश्चन काफी आसान था, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे इसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिया गया है, इसलिए उसको भी वेरिएंस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दोनों का यूनिट भी सेम है, इसलिए भी मुझे कोई करने चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू कितने लिखेंगे, 8.8 अपॉन 33, डिवाइड कीजिए 0.2666, ऐसा आ रहा है क्या? रिकेश ने बोला है सी ऑप्शन, डिवाइड करके देख लेना। गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, ज्यादा बर्डन लेने का नहीं। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्रुप डेटा का मीन वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला है। ग्रुप वाले डेटा का कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। 0 to 5, इसका मतलब हुआ कि मैं 0 to 5 का मतलब हुआ मैं 5 को इंक्लूड इस इंटरवल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 5 को इंक्लूड मैं इस इंटरवल में करूंगा 5 to 10 वाले। यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 नीचे वाले में इंक्लूड होगा अगर डेटा रहता है तो। और ऐसे वाले केस में सर मुझे अगर मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने फ्रीक्वेंसी वाली पढ़ी थी कि एक्स हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हो, एक्स दिया हो उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो मैं एक्स बार लिख सकता हूँ कि सिग्मा एक्स टाइम्स एफ अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सर यहाँ पर तो इंटरवल दिया गया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15, ये तो इंटरवल दिया हुआ है। तो ऐसे वाले केस में हम इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस इंटरवल के एंड पॉइंट का, और उस एवरेज वैल्यू का एक कॉलम बना लेंगे। तो 0 to 5 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ 0 to 5? सिंपल है ना भाई, 0 + 5 / 2 दैट इज इक्वल टू 2.5, सो 2.5। 5 to 10 का एवरेज वैल्यू कितना होगा, 5 + 10 / 2 दैट इज 7.5। 10 to 15, 12.5, 15 to 20, 17.5, 20 to 25 इट इज 22.5। अब ये मिडिल वैल्यूज दी गई है ना, इंटरवल का मिड वैल्यू दिया हुआ है, मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। इसको हमने एक्स स्टार से डिनोट किया, डेट इज द मीड वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मीड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा और लास्ट में सबको ऐड कर लूंगा। जो भी ऐड होकर आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है उनकी, इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। फाइंड आउट करो, फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि ये सब टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवाने वाला। 2 + 3 5 + 1 6 + 4 10 + 2 12, sum of the frequency is 12। 2.5 into 2 that is 5, 7.5 into 3 23.5, 22.5 ना, 7 3 are 21, 0.5 3 are 1.5, so 22.5 plus 12.5 plus 17 4 are 68 plus 2 70 plus 22 into 2 that is 22.5 into 2 that is 45। सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, ये आपको एक्स बार मिल जाएगा। सो 22.5 plus 12.5 that will be 20 plus 10 30 30 and it is 35 plus this is 80 80 plus 70 150 155 divided by 12 55 divided, आ रहा है सबका सेम, 12.58 आ रहा है, ओके। जो कैलकुलेटर रहता है तो कैलकुलेशन इजिली इनपुट करके करते चले जाते हैं, और हो जाएगा सबसे, हो जाएगा सबसे। देखो, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा,
हम लोग ग्रुप डेटा का मीडियन पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इस फार्मूले को एक बार ध्यान में रख लेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपने आप को कि नहीं याद हो रहा है, जाने दो। क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में आपने देखा कि डिस्क्रीट वैल्यूज ऐसे दिए हुए रहते थे, उसका मीन मीडियन मॉड पूछ रहा है। ऐसे फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप डेटा वाले का पूछता नहीं है। तो हमने लर्न तो कर लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन सब चीजों। मीडियन, मीडियन को निकालने के लिए, ग्रुप डेटा के मीडियन को निकालने के लिए मैंने एक टर्म्स लिखा है यहाँ पर, कैपिटल एल प्लस कैपिटल एन डिवाइडेड बाई टू माइनस बी डिवाइडेड बाई जी टाइम्स डब्ल्यू। अब इसमें से जो ईच एंड एवरी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स को हम लोग समझते हैं। एल, सबसे पहले एल क्या है? एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, वो मीडियन ग्रुप का लोअर क्लास बाउंड्री है। कैपिटल एन क्या है? सर कैपिटल एन इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो। कैपिटल एन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा उन सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बी क्या है? सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप, उस मीडियन ग्रुप के पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, नेक्स्ट वन इज जी। जी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप हमने बनाया है उसकी विड्थ कितनी है? इट मीन्स इस फार्मूले को यूज करने के लिए जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? सर जो विड्थ होना चाहिए ना ग्रुप का, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 10 to 15, इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है? सर इसकी विड्थ 5 है। नेक्स्ट 15 to 20, सर इसकी विड्थ कितनी है? सर इसकी विड्थ भी 5 है। अगर ऐसा रहा तो आपको विड्थ इक्वल इक्वल मिल रहा है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा 10 to 15, 15 to 30, सर इसकी विड्थ 5 है और इसकी विड्थ 15 है, आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते उसमें। ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ऐसे को सॉल्व करना इस फार्मूले के थ्रू नहीं होता है। इट मीन ये डेटा जो है वो इरिलेवेंट सॉर्ट किया हुआ डेटा है, ये एनालाइज करने लायक डेटा नहीं है। ये डेटा एनालाइज करने लायक है। सो डेटा क्या है कि डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको, उस डेटा को इंटरप्रीट करके उसको जितने भी तरीके से अरेंज करना है वो सब हम खुद ही कर रहे हैं। तो हम उस तरीके से क्यों करेंगे जिससे कि हम फार्मूले ही नहीं यूज कर पा रहे हैं? हम तो वैसे करेंगे ना जिससे कि फार्मूला हम यूज कर पाते हैं। इसलिए ये सब मत सोचना कि सर ग्रुप अनइक्वल रहा तो, ग्रुप विद अनइक्वल रहा तो। डेटा तो हम ही बना रहे हैं भाई, तो अनइक्वल क्यों बनाएंगे, है ना, एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज है अपने को समझने के लिए कि सर मीडियन ग्रुप क्या है। हर जगह पे आ रहा है ये मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप है क्या, है ना। तो हम लोग स्टडी करेंगे पहले मीडियन ग्रुप एक क्वेश्चन के थ्रू कि मीडियन ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, मुझसे पूछा गया है फाइंड द मीडियन ऑफ एक्स। मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है ग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा का। तो देखो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो ग्रुप डेटा है, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा एक कॉलम बनाना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, मैंने 2 लिख लिया। जब मैं इस रो पे आऊंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 2, ऐड कीजिए। सर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इट इज 7। नेक्स्ट कॉलम में गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4, प्रीवियस 5, प्रीवियस 2, इन सभी को ऐड करते जाओ। सिंपली इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, आपको 11 मिल जाएगा। इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सर ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 14 हो जाएगी। सो हमें जो एन की वैल्यू मिली है, एन की वैल्यू 14 मिली है ना। अब मीडियन ग्रुप निकालने के लिए, टू फाइंड मीडियन ग्रुप, कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन ग्रुप? आप मुझे बताओगे कि मीडियन कहाँ पे होता है? मीडियन कहाँ पे होता है? मिडिल वैल्यू में होता है मीडियन, है ना। मिडिल में होता है ना मीडियन। तो क्या ये डेटा सॉर्टेड है? क्या ये सॉर्ट किया हुआ डेटा है? क्या ये अरेंज किया हुआ डेटा है? देख लो भाई, 0 to 10, 10 to 20, यस ये अरेंज किया हुआ डेटा है। तो इस अरेंज किए हुए डेटा में अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है तो जितने डेटा हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 तो कर लो, हाफ ऑफ डेटा सेपरेट तो कर लो, तभी तो मीडियन की बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिल रही है वो 14 मिल रही है। तो मैं उस जस्ट एन को डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। एन डिवाइडेड बाई 2 इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे हैं तो वो वैल्यूज कितने आ रहे हैं? सर 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7, 7 आ रहे हैं। अब इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऐसे रीड करना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे 7 आया नहीं, यहाँ पे 7 आ चुका है ना। हम इस ग्रुप को बोलेंगे दिस इज मीडियन ग्रुप, दिस इज मीडियन ग्रुप। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि चलो यहाँ पर तो वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई मुझे 7, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। अगर सपोज मैंने n/2 कैलकुलेट किया होता, सपोज आपने n/2 कैलकुलेट किया होता और वो 8.5 आता, तो मीडियन ग्रुप कौन सा होता? 7 वाला डेटा या 11 वाला डेटा, कौन सा डेटा मीडियन ग्रुप देता? अगर 8.5 आ रहा है तो मीडियन ग्रुप आप किसको कंसीडर करते हैं? जो 7 के साथ है या जो 11 के साथ है? ध्यान में रखिएगा, यहां तक तो वैल्यू मुझे सिर्फ 7 मिली है। 8.5 कब मिलेगा? जब इस वाले रो का कुछ डेटा आप इसमें ऐड करोगे, तभी तो जाकर आपको 8.5 मिलेगा, तभी तो जाकर आपको 8.5 मिलेगा। यहां तक तो सिर्फ क्या है, यहां तक तो सर 7 ही है। लेकिन अगर मुझे 8.5 चाहिए तो मुझे इस वाले डेटा का भी कुछ पार्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इस डेटा का कुछ पार्ट ऐड करने की बात करो, इट मीन उस टाइम पे ऐसे वाले केस में मीडियन ग्रुप ये हो जाती है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया कि अगर कुछ दूसरी वैल्यू होती तो कैसे मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप का फार्मूला क्या था सर? अब मीडियन का फार्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस n/2 माइनस बी अपॉन जी टाइम्स डब्ल्यू। एल क्या थी सर? एल इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये रहा मीडियन ग्रुप, ये रहा उसका क्लास। उस क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है? इस क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है? सोचो और बताओ। व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ दिस क्लास इंटरवल? इस क्लास इंटरवल की लोअर बाउंड्री क्या है? सर ये रही ना लोअर बाउंड्री, ये तो हाईएस्ट हो गई, ये रही लोअर बाउंड्री। सर एल की वैल्यू मुझे 10 लेनी है प्लस n/2। n/2 इज 7, मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, माइनस बी। बी क्या था? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, ये वाला ध्यान में रखना है, गलतियां यहाँ पर ही होती है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप के पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर मीडियन ग्रुप के पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? इट इज 2 divided by g. G is what? G is what? G is the frequency of median group। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखो यहाँ पर G क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये सर रहा मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। कोई 7 मत ले लेना, 7 जो है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी बोला है ना, फ्रीक्वेंसी बोला है। सो दिस इज 5 इंटू डब्लू। डब्लू इज द ग्रुप विथ। इसकी विथ कितनी है भाई? सब जगह तो सेम ही होगा, तभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप विथ कितनी है? ग्रुप विथ इज 10। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगने वाला। सर 7 - 2 दैट इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1, 1 इंटू 10 दैट इज 10। सो मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज 20। तो 2 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो कोई वो ना करेगा गेट वाला भाई, पूछ सकता है ऐसे 2 मार्क में क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको? देखो, अगर इच्छा हो कि सर मुझे एक और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, मुझे एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, अपने मन से दो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना, एक में एक्स लिख लेना, एक में फ्रीक्वेंसी लिख लेना। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे लिखते चले जाना जब तक आपको लिखने की इच्छा हो। इधर अपने मन से कुछ भी फ्रीक्वेंसी लिखते चले जाना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन खुद से भी बनाने आना चाहिए, कि प्रैक्टिस करना है तो मैं खुद से ही क्वेश्चन बना लेता हूँ, खुद से ही सॉल्यूशन बना लूंगा फिर, ठीक है। हो जाएगा। या नाउ मॉड ऑफ द ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा है तो उस ग्रुप डेटा का मैं मॉड कैसे फाइंड आउट करूंगा? उस दिए हुए ग्रुप डेटा का मॉड कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मॉड का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल एल प्लस एफ एम, यहाँ पर स्मॉल मैंने यूज किया है, एफ एम माइनस एफ m - 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एफ एम
माइनस एफ एम प्लस वन माइनस एफ एम माइनस वन। एक प्लस में है और एक माइनस में है। एक प्लस में है और एक माइनस में, और एक मिडिल वाला है जो 2fm है ना। ये वाली वैल्यूज को हमने ग्रुप विद W से मल्टीपल किया है, और ये पूरा ऐड है L में, और यही वैल्यूज दे देगा अपने को मॉड ग्रुप डेटा के लिए। अच्छा मुझे बताओ कि ये सब फार्मूले के थ्रू जो मैं मीडियन या मॉड फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो सब एग्जैक्ट वैल्यू देता है या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देता है? कौन सी वैल्यू देता है? जो क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ये सब जो फार्मूला देते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा या अप्रोक्सीमेट? सर हम लोग वर्क किस पे कर रहे हैं? हम लोग वर्क कर रहे हैं ग्रुप डेटा पे, एंड ग्रुप डेटा में कभी भी कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा वो सब कुछ क्या मिलेगा? हमें अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। वहां पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला। सो जो भी हम लोग यहाँ पर मीन मीडियन मॉड पढ़ रहे हैं, ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अब एक एक टर्म की बात कर लेते हैं कि एफ एम क्या है सर, एल क्या होगा सर, एफ एम माइनस वन क्या है, एफ एम प्लस वन क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मोड फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को एफ एम बोलेंगे। और एफ एम माइनस वन मतलब उसके पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप एबव द मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप अगर ये है तो इसके पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। उसके बाद एफ एम प्लस वन इट मीन हम एफएम वाले से नीचे जा रहे हैं, बिलो द मॉडल ग्रुप, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और आपको एल के बारे में पता है, डब्ल्यू के बारे में पता है कि कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर एल क्या होगा? मीडियन वाले को मत ले लेना एल। यहाँ पर एल क्या होगा? एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री, है ना। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ विच ग्रुप सर, मॉडल ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री होगी। तो भैया अब हमें कंसर्न ये है कि मॉडल ग्रुप फाइंड आउट कैसे करना है। हाउ टू फाइंड दिस मॉडल ग्रुप? कोई आइडिया कि मॉडल ग्रुप हम किसको बोलेंगे? मॉडल ग्रुप हम किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे मॉडल ग्रुप? चलो इस क्वेश्चन को देखकर बताओ इसमें से मॉडल ग्रुप कौन सा है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कौन सा ग्रुप मॉडल ग्रुप बनेगा यहाँ पे? कौन सा ग्रुप मॉडल ग्रुप बनेगा? या हाईएस्ट वेटेज वाला? हम्म किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? सर इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना। तो ये जो ग्रुप बनेगा डेट विल बी दी मॉडल ग्रुप। ये मॉडल ग्रुप बन जाएगा मेरे भाई, है ना, मॉडल ग्रुप बन जाएगा। देख लो फार्मूले को एक बार फिर से, कैलकुलेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, टाइम्स ग्रुप विद करना है और लोअर क्लास बाउंड्री में ऐड कर लेना है। इतनी चीजें करनी है अपने को। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फार्मूला लिखना है मॉडल मोड का, तो फार्मूला लिख लो और सारी वैल्यूज वहां पे पुट करते जाओ। एल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप above that one, 2fm माइनस एफ एम प्लस वन माइनस एफ एम माइनस वन टाइम्स डब्ल्यू। आप मुझे बताएंगे एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल ग्रुप, जल्दी जल्दी। 20। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप 6। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप एबव टू द मॉडल ग्रुप? एम माइनस वन मतलब उसके पहले 5, 2 टाइम्स एफ एम 12, एफ एम प्लस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप बिलो द मॉडल ग्रुप 1, एफ एम माइनस वन ऑलरेडी 5। या डब्लू, डब्लू बताइए कितना है यहाँ पे? ग्रुप का वीद कितना है यहाँ पे? ग्रुप वीद सभी इक्वल इक्वल ही होंगे, 0 to 10, 10 to 20, सभी तो 10 है यहाँ पे। सारे वैल्यूज को लिख लिया सर मैंने। 20 प्लस 6 माइनस 5 डेट इज 1,
12 minus 6, that is 6 times 10. So 20 plus 5 divided by 3. So 5 divided by 3 is how much? So 1.666. Yeah, so 21.67, that is the answer. नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डेविएशन के बारे में. डेविएशन इन एक्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. सो dx इज x माइनस एक्स बार. अगर मैं इसका सम करता हूँ तो सिग्मा dx की वैल्यू जीरो निकल कर आती है, ये ध्यान में रखना. अब दूसरा मैंने यहाँ पर ये बोला एब्सोल्यूट डिविएशन. क्या मैंने वर्ड यूज किया? एब्सोल्यूट डिविएशन इन एक्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. तो dx तो मैंने फाइंड आउट किया. मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि सिग्मा dx करते हैं तो सिग्मा dx जीरो हो जाता है. अब मुझे ऐसे डिविएशन का क्या इंपॉर्टेंस जो जिसको मैं सम करूं और वो जीरो हो जाए. तो मैंने बोला जीरो कब होता होगा? जब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होते होंगे, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होते होंगे, कुछ dx पॉजिटिव होता होगा, कुछ dx नेगेटिव होता होगा, तभी तो वो सम जीरो आता होगा. इसलिए मैंने सोचा कि जब इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों को पॉजिटिव बना दिया जाए, उसके बाद एनालाइज किया जाए तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस पता चलेगा. उसीलिए कॉन्सेप्ट वहां पर स्टैटिस्टिशियन ने बनाया कि कुछ एब्सोल्यूट डेविएशन की बात किया करो. तो एब्सोल्यूट डिविएशन इन एक्स फाइंड आउट करते हैं. इट मींस हम dx जो डिविएशन है उसमें मॉड लगाने की बात करते हैं. तो उसके डिवीजन में मैंने मॉड लगा लिया. x माइनस एक्स बार जो निकल कर आएगा उसमें मॉड लगा लेंगे. कभी उसके पूछेगा सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिवीजन तो मैं सिग्मा लगा लूंगा. और जो भी डिवीजन वाले टर्म्स आए उसके मैग्नीट्यूड मॉड वाले टर्म्स को ऐड कर लूंगा. दैट विल गिव द एब्सोल्यूट डिवीजन. है ना? वो एब्सोल्यूट डिवीजन दे देगा अपना. नाउ क्वेश्चन इज दिस वन. है ना? क्वेश्चन इज दिस वन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. देखो यहाँ पर मीन से नहीं पूछा है. पहले तो एक बात है कि वो मीडियन से पूछा है. क्वेश्चंस को पढ़ो, फाइंड आउट करो एंड करेक्ट आंसर मुझे बताओ फाइनली कितना आ रहा है. या कितने आए हैं आपके आंसर? एब्सोल्यूट डिवीजन from the median, sum of absolute value of change in x from its median value. So हमारा टास्क है सबसे पहले इस दिए हुए डेटा का मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना. मैं दिए हुए डेटा को पहले सॉर्ट कर लूंगा, अरेंज कर लूंगा. मैंने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7. मीडियन वैल्यू इज द मिडिल वैल्यू, सो 4 इज द मिडिल वैल्यू. तो मैं dx फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि dx कितना निकल कर आएगा. मीडियन 4 है, सो 1 माइनस 4 दैट इज -3. 2 minus 4 that is -2. 3 minus 4 that is -1. 4 minus 4 it will be 0. 5 minus 4 it is 1. 6 minus 4 that is 2. 7 minus 4 that is 3. ये निकल कर आ गया मीडियन से चेंज. अब ये जो मीडियन से चेंज निकल कर आ गया, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है पहले तो. सिग्मा डी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ. तो -3 का मॉड लिया. 3 2 1 0 1 2 3. अब इन सबको ऐड किया. सम ऑफ डी इन सबको ऐड कर रहे हैं. सो दैट इज बिकमिंग 12. या एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है. इन अ क्लासरूम ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम having their marks given below: 60 marks, 68 marks, 70 marks, 52 marks and 50 marks. A standard deviation of their marks is. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मुझे ये बताओ कि मुझे कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं या सिर्फ पॉपुलेशन की मैं बात करूं? सर अगर मेरे पास क्वेश्चंस में ऐसा बोला होता ना, अगर मुझे ऐसा बोला होता ना कि ये वाला चीज हटा देता,
ये लाइन हटा देता, ये वाला लाइन दिया हुआ नहीं रहता। 5 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम हैविंग देयर मार्क्स गिवन बिलो। तो मैं समझता कि सिर्फ 5 स्टूडेंट ही थे, उनके ही एग्जाम के मार्क्स दिया हुआ है। इट मीन्स हम पॉपुलेशन वाला यूज कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला, उसने एक लैंग्वेज में यहाँ पर रख दिया कि देर आर टोटल 60 स्टूडेंट, और उन 60 में से सिर्फ 5 को ही चूज किया है उसने। तो अब तो बात होगी सर, स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, इट मीन्स आप सैंपल की बात कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान में आ गया? हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कराऊं या कर लोगे अब? देखो एक्स लिखा है, नीचे ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टास्क डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टास्क डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा? सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन इज सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 स्क्वायर रूट। डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे। जवाब तो दे दो। यस। नाउ कोवेरियंस। कोवेरियंस, ओके। कोवेरियंस पे वर्क करते हैं। कोवेरियंस का जो फार्मूला होता है डेट इज सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन सिग्मा डी वाई अपॉन एन। सर, जो डेटा दिया हुआ रहता है उसके लिए ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाती है, ये दोनों वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, तो बचेगा ये वाला क्वांटिटी। dx का मतलब x माइनस एक्स बार, dy का मतलब y माइनस वाई बार, डिवाइडेड बाई एन है, डिवाइडेड बाई एन लिख लिया। तो आइदर आपको ये पूरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, या फिर आप शॉर्ट में सिर्फ ये वाला ध्यान में रख लीजिए। कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, क्योंकि ये दोनों तो जीरो होने वाला है। हम इन जनरल उन्हीं डेटा की बात करते हैं जिसके लिए एक्चुअल मीन होता है, और एक्चुअल मीन वाले फार्मूले में ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना, है ना? ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है आपको वो समझाने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब अप्रोक्सीमेटेड मीन की बात होती है ना? चलो, अब इसमें जो बताने लायक है ना, वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जब मैं कोवेरियंस पढ़ा रहा था, तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई का फार्मूला मैंने लिखा था सिग्मा एक्सपेक्टेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई नहीं, एक्स इंटू वाई, एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ऐसा ही तो लिखा था मैंने, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो देखो रिलेट करो, क्या ये ई एक्स है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स है? क्या ये मीन वैल्यू ऑफ वाई है? क्या ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई है? देखो डी एक्स डी वाई एक्स इंटू वाई की तरफ से जा रहे हैं, है ना? तो वही रिलेशन यहाँ पर है, वही रिलेशन यहाँ पर है। क्लियर हुआ सबको? फार्मूला क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें ये चीज पे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछेगा, लेकिन जो मैं चीज बताने वाला आ गया हूँ वो समझने लायक है। चलो एक क्वेश्चन करो, पहले कोवेरियंस कैलकुलेट करो इन दोनों का। दो रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स की वैल्यू 1 2 3 है, वाई की वैल्यू 4 5 6 है। मुझे कोवेरियंस कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई का। कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन माइनस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन टाइम्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन, ऐसा लिखना पड़ता है। तो सर सब कुछ तो वर्क करना है डी एक्स एंड डी वाई में, तो मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम। एक्स के कॉलम में 1 2 3 लिखा, वाई के कॉलम में 4 5 6 लिख लिया। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की मीन वैल्यू कितनी है, वाई की मीन वैल्यू कितनी है? दोनों मीन वैल्यू फाइंड आउट करो, मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। बहुत ही छोटा सा सैंपल लिया है मेरे भाई, 3 सैंपल से, 3 + 2 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल दैट इज 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 इट इज 2। वाई का मीन वैल्यू बताओ। आपको सॉल्व करने हैं यार, मुझे थोड़ी सॉल्व करने हैं यार क्वेश्चन। वाई की मीन वैल्यू, वाई की मीन वैल्यू 5, ओके।
तो डी एक्स कितना निकल कर आएगा, 1 - 2 - 1, 2 - 2 इट इज 0, 3 - 2 इट इज 1। सर सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। डी वाई कितना निकल कर आएगा, 4 - 5 - 1, 5 - 5 0, 6 - 5 इट इज 1। सिग्मा डी वाई की वैल्यू भी 0 आ गई। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना निकल कर आएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 इट इज 2। सिग्मा डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 1 2, है ना। तो अब यहाँ पे पुट कर लो। सर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, मुझे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए था, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई चाहिए था। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 0 1, सिग्मा डी एक्स डी वाई इज 2। सो ये 2 है, नंबर ऑफ सैंपल 3 है, यहाँ पे 0 है, दूसरा वाला टर्म भी 0 है। 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3, फाइनल आंसर इज 2/3। सो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इट इज 2/3। या सो कोरिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कोवेरियंस पे थोड़ा वर्क करना चाहता हूँ। कोवेरियंस ऑफ ax by, what will be the value? Can you relate with covariance x y? Can you relate with covariance x y? And there must be some values written here. याद करो, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करते थे तो उसमें क्या लिखते थे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एंड जब मैं वहां पर ऐसा पूछता था वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या है, तो आप क्या बोलते थे, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये ए स्क्वायर क्यों बाहर में निकल कर आ रहा है, देखो जब हम dx लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं, x माइनस एक्स बार। जब हम ए टाइम्स हर एक डेटा में मल्टीपल करने वाले हैं, ए टाइम्स हर एक डेटा में मल्टीपल करने वाले हैं, तो जब ए टाइम्स मल्टीपल करोगे तो क्या मैं उस ए को कॉमन भी ले सकता हूँ। जब ए को कॉमन लोगे और उसका स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर बाहर आएगा ना, ए स्क्वायर बाहर आएगा ना। जब मैं कोवेरियंस का फार्मूला देख रहा हूँ तो कोवेरियंस के फार्मूले में क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई एन है। तो जब dx ले रहे हैं तो dx से a कॉमन आएगा, dy से क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, तो बाहर क्या कॉमन आएगा, ab। बाहर क्या कॉमन आएगा, ab। क्लियर हुआ? यस। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, x माइनस ए वाई माइनस बी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, x माइनस ए वाई माइनस बी में क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई चेंज, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता है क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता है क्या वेरिएंस में। सर वेरिएंस में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, सो नो चेंज, है ना। ओरिजिन चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पहले ओरिजिन 0 0 था, अब ओरिजिन ए बी पे शिफ्ट हो गया, ओरिजिन से चेंज पे कोई, स्केलिंग से फैक्टर फर्क पड़ता है, स्केलिंग से फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द कोरिलेशन, है ना, हम लोग कोरिलेशन पे वर्क करने वाले हैं। तो कोरिलेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है, एंड वो स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि दिया हुआ डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर एक डेटा डायरेक्टली एक दूसरे डेटा पे रिलेट कर जाए तो हम लोग बोलेंगे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन देम। और वो जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है वो उसकी जो स्टडी करते हैं वो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देयर आर टू टाइप ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर और रो। दिस इज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इसको बोलते हैं स्पियर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर हम लोग कार्ल पियर्सन को बोलते हैं, कार्ल पियर्सन्स, और ये जो है वो स्पियर्समैन है, स्पियर्समैन।
या तो ध्यान में रखिएगा कि चाहे कार्ल पियर्सन हो या फिर स्पियर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दे आर गिविंग जस्ट अ मेथड टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, ठीक है। अगर सपोज मैं एक्स एंड वाई कोई दो डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, कोई दो डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, और मैंने उन डेटा को एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6, ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ है। तो इन दोनों डेटा से मैं एक कोऑर्डिनेट बना सकता हूँ 1, 2। इन दोनों डेटा से मैं एक कोऑर्डिनेट बना सकता हूँ 2, 4। इन दोनों डेटा से एक कोऑर्डिनेट बना सकता हूँ 3, 6। इन सारे पॉइंट्स को मैं लोकेट करूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कि कहाँ कहाँ होंगे वो पॉइंट्स। 1, 2 सर यहाँ पे, 2, 4 सर यहाँ पे, 3, 6 सर कुछ यहाँ पे, है ना। तो ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे पॉइंट लोकेट करने के बाद जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, ओके। अगर ये स्कैटर डायग्राम के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएं, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएं, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर दोनों डेटा एग्जैक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, एग्जैक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सभी एक लाइन पे आ गए ना। हाँ। क्या आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो कि x जब इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है? जब आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो y भी इंक्रीज कर रहा है, y भी ऊपर जा रहा है। x अगर राइट जा रहा है तो y एबव जा रहा है, तभी तो ये लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो वैसे वाले केस में हम लोग बोलेंगे देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। और सारे पॉइंट लाइन पे हो तो मैं बोलूंगा परफेक्ट पॉजिटिव, वो वैल्यू 1 देगा। अगर सारे एक ही लाइन पे हो लेकिन लाइन ऐसा हो, निगेटिव स्लोप के साथ हो, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा परफेक्टली निगेटिव, -1। अगर कुछ डेटा इधर उधर डाइवर्ट कर रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को चेंज करूंगा। इट मीन्स हम लोग जो मेथड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेट विल गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम में। सो मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कौन कौन से मेथड है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए? फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम। इस डायग्राम में आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने एक लाइन बनाया है और जितने भी मैंने पॉइंट्स को लोकेट किया है सभी उसी लाइन पे है, सभी उस लाइन पे। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे वाले केस में r की वैल्यू +1 लिखेंगे और बोलेंगे देयर इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, इनके बीच में परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट वन, इसके केस में आपने ऑब्जर्व किया कि x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या सारा डेटा उस लाइन के ऊपर है? नहीं सर, कुछ डेटा उस लाइन के बाहर भी है। जब भी कुछ डेटा उस लाइन के बाहर में हो गया, मैं पॉजिटिव तो बोल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट 1 हो वो जरूरी नहीं है। निगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि सर लाइन ऐसा नहीं बन रहा है ना। तो निगेटिव भी नहीं हो सकता। इट मीन्स 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। जितने डेटा उस लाइन पे होंगे एंड जितने डेटा उस लाइन पे नहीं होंगे, हम उससे ये डिसाइड कर सकते हैं, हम उससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना क्लोज टू 1 है एंड कितना क्लोज टू 0 है। अगर मैं कुछ ऐसे ऐसे रख दूं, अभी ऐसे मैंने रख दिया बहुत सारा, देखो सैंपल्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब क्या बोलोगे? सर वो 0 की तरफ चला जाएगा ज्यादा, वो 0 की तरफ ज्यादा चल जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा तो उस लाइन के बाहर है, उस लाइन के बाहर है ना मोस्ट ऑफ द डेटा, तो वो 0 की तरफ चला जाएगा। वो 0.4, 0.5 ऐसे दे देंगे। और अगर मैं सारे डेटा में इसी के ऊपर रखना स्टार्ट कर दूं, सारी डेटा में इसी के ऊपर स्टार्ट कर दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर वो 1 के करीब में चला जाएगा, 0.98, 0.97 ऐसे चले जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से सर इस वाले डायग्राम को ऑब्जर्व करो। जब मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो देखो, अगर मैं ऐसे भी लाइन बनाता हूँ ना तो बहुत सारा डेटा सर इधर उधर भटका हुआ है, और ऐसे भी लाइन बनाता हूँ तब पर भी मुझे सेम सिनारियो मिल रहा है। इट मीन मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है कि मैं लाइन कौन सा बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, कौन सी लाइन बनाऊं, है ना। तो ऐसे वाले केस में मैं बोलूंगा देयर इज नो एनी कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन ही नहीं है डेटा में, डेटा में कोई कोरिलेशन नहीं है, आर की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट वाला केस,
इस डेटा को देखो सर, सारे डेटा लाइन पे है, सारे डेटा लाइन पे, कोई भी डेटा इधर उधर नहीं भटका है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि जब एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई जो है ना डिक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे वाले केस में बोलेंगे कि सर आर की वैल्यू -1 है, परफेक्टली निगेटिव है। परफेक्ट इसलिए है क्योंकि सभी एक ही लाइन पे है, निगेटिव इसलिए है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है, दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है। नेक्स्ट वन, सर कुछ पॉइंट जो है ना इस लाइन के इधर उधर भटक चुके हैं। ऐसे वाले केस में सर परफेक्टली निगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई डिक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव भी तो नहीं हो सकता। इट मीन जो वैल्यू होगी वो -1 एंड 0 के बीच में होगी, इसको हम लोग निगेटिव कोरिलेशन बोला करेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज द फार्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड, है ना। कार्ल पियर्सन के थ्रू अगर मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गई, है ना। कोवेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा वाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। मैंने सेकंड वाला टर्म दोनों से हटा दिया क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि वो ऑलवेज जीरो आ रहा है, इसलिए उसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि क्वेश्चन इन सब चीजों पे नहीं पूछे, क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि आर है, एक्स कॉमा वाई है, इसका फॉर्मूला क्या बना? सर इसका फॉर्मूला बना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन, कोवेरियंस, कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन को चेंज करता हूं तो कोवेरियंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन स्केलिंग, कोवेरियंस स्केलिंग पे डिपेंड करता है। थर्ड वन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। फोर्थ वन, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर डिपेंड्स ऑन स्केलिंग, वो स्केलिंग पे डिपेंड करता है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो, क्या ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है? क्या ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है? क्या ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है? नो। क्या ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है? नहीं। तो सर ये ओरिजिन पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो सर करेक्ट, कोवेरियंस डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन? नहीं सर, डिपेंड नहीं करता। कोवेरियंस डिपेंड अपॉन स्केलिंग? यस। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन? सर चेंज ऑफ ओरिजिन पे ये डिपेंड नहीं करता। नाउ यहाँ पर आप मुझे बताओ कि जब कोवेरियंस लिख रहे थे ए एक्स कॉमा बी वाई का, तो ए बी कॉमन में आ रहा था बाहर, ए और बी कॉमन में आ रहे थे बाहर। जब मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूँ सिग्मा एक्स, तो यहां से भी तो ए बाहर आएगा, और यहाँ से क्या आएंगे? बी बाहर आएंगे। यहाँ से ए भी बाहर आ रहा है, यहाँ से ए और बी बाहर आ रहे हैं।
यस, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए ना, दोनों कैंसिल आउट हो गए ना। तो स्केलिंग भी कोई इफेक्ट आया क्या? स्केलिंग पे कोई इफेक्ट आया क्या? सर स्केलिंग पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं आया। डिपेंड्स अपॉन स्केलिंग, नहीं स्केलिंग पे भी कोई डिपेंड नहीं करता, स्केलिंग पे भी कोई डिपेंड नहीं करता, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने रख रखा है, 135,537 मुझसे पूछा गया कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बता दो कि आर की कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ आर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे डेटा को लिखना पड़ेगा कॉलम में, 135,537 लिख लिया। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का जो फार्मूला है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है। बहुत ही छोटा सा डेटा मैं रख रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकूं। एक्स बार की वैल्यू बताइए, एक्स बार की वैल्यू 3, वाई बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू 5, डी एक्स, डी एक्स 1 - 3 - 2, 3 - 3 0, 5 - 3 2, डी वाई 5 - 5 0, 3 - 5 - 2 7 - 5 2। तो कोवेरियंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। तो डीएक्स एंड डी वाई को मल्टीपल करो सर, 0 0, 2 2 जा 4, सो कोवेरियंस इज 4/3। कोवेरियंस क्या है? 4/3 है। अब हम लोग सिग्मा एक्स की मैं बात करें, सिग्मा एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो सर dx तो दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर लो। सो -2 का स्क्वायर 4, 0 4, 4 + 4 8, सो 8/3 एंड स्क्वायर रूट। उसी तरीके से सिग्मा वाई फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन फाइंड आउट कीजिए सर, 8/3, 8/3। जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 8/3 है और ये 4/3 है ना। तो न्यूमरेटर बन गए 4/3 एंड डिनोमिनेटर बन गया 8/3। सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू 1/2 है ना, आर की वैल्यू 1/2 है। पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है? सर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मुझे ये बताता है कि दिया हुआ डेटा एक दूसरे से कितना लिनियरली एसोसिएटेड है। मतलब एक लाइन पे कितने परसेंट डेटा है। मान लीजिए हमारे पास 100 सैंपल्स हैं, उस 100 सैंपल में से कितना सैंपल्स लाइन पे है, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं आर स्क्वायर इंटू 100 कर लूंगा, और वो वैल्यूज मुझे ये बताएगा कि आउट ऑफ 100 सैंपल्स कितने सैंपल्स लाइन पे हैं। समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से? हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटा आर लिनियरली एसोसिएटेड, R square into 100% sample data that can be represented as linear relationship between x and y। मतलब वो लाइन पे कितने परसेंट डेटा है। अब r की वैल्यू अगर 0.707 हो, तो जब आप आर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.50 होगी। इट मीन्स आप बोलोगे कि 50% डेटा लिनियरली एसोसिएटेड है, उस लाइन पे आधे डेटा हैं और आधे डेटा इधर उधर कहीं भी इधर उधर है ना। तो ये हो गई कि सर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पे जब क्वेश्चन पूछ सकता है तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा।
नंबर पे कोई कॉल मत कर लेना, वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। अब रिग्रेशन एनालिसिस, चलो कोशिश करते हैं आज स्टॉप कर लेने का यहाँ पे, क्योंकि एक टॉपिक बचा है रिग्रेशन एनालिसिस। मैं इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ ना। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन भेज दूँ, आप उसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस या फिनिश कर दूँ, जैसा बोलो आप लोग जैसा बोलो। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, कितना बचा है? हम्म, दो चार टॉपिक बचे हैं। क्वेश्चन भेज दूँ या दो टॉपिक बचे हैं उसको फिनिश कर दूँ? क्वेश्चन तो भेज ही दूंगा, फिनिश करना है इसको। आधे घंटे में फिनिश हो जाएंगे क्या? कल करते हैं, ठीक है, चलो कल करते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है? चलो बाय। चलो मुझे भी भूख लगी है यार। ठीक है, चलो चलो भेज देता हूँ, भेज देता हूँ।